Hello friends, welcome to the daily news analysis of the Hindu, and today is 6th of July 2020. Let us begin. So आज जो सबसे important news first page पे है, that is China doubles down on claims on Eastern Bhutan boundary. So China ने ईस्टर्न भूटान में साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपनी बाउंड्री जो है वो बताया है, और ये एक डिस्ट्रिक्ट है त्राशिगांग जोंगखाग। ये डिस्ट्रिक्ट जो है ये भूटान के ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है, और रिसेंटली चाइना ने इसे अपनी टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया है। सो थोड़ा सा ये हमें बैकग्राउंड जाननी ज़रूरी है कि चाइना और भूटान के बीच में जो बाउंड्री है वो किस तरह से डिलिमिट की गई है और इसमें इंडिया का स्टेक क्या है। तो कुछ ही दिन पहले, पिछले महीने की ये बात है कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, यहाँ पे जब इस पर्टिकुलर सेंचुरी को प्रोटेक्ट करने की बात चल रही थी, तो चाइना ने इसके लिए फंडिंग रोकने के लिए कहा, क्योंकि चाइना ने ये क्लेम किया कि ये जो टेरिटरी है ये डिस्प्यूटेड है। लेकिन भूटान का कहना है कि साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और त्राशिगांग जोंगखाग का जो डिस्ट्रिक्ट है ये किसी भी तरह से डिस्प्यूटेड नहीं है, ये हमेशा से भूटान का एक इंटीग्रल पार्ट रहा है। सो पहली बार चाइना ने ये इशू उठाया है और ये पहली बार डिस्प्यूटेड टेरिटरी चाइना ने डिक्लेयर किया है। ईस्टर्न भूटान का ये जो पार्ट है ये इंडिया की अरुणाचल प्रदेश की स्टेट के साथ बाउंड्रीज़ की लगती है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ये साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और इसके ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश जो कि इंडिया का पार्ट है। अरुणाचल प्रदेश भी इंडिया और चाइना के बीच में एक कॉज ऑफ डिस्प्यूट है। इंडिया का हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन चाइना ने इसे हमेशा से एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी माना है। भूटान के ही वेस्टर्न पार्ट में, यानी कि इस पर्टिकुलर जगह पर चुम्बी वैली और दोकलाम, ये दो इस तरह की जगह हैं जहाँ पर इंडिया के साथ भी चाइना का डिस्प्यूट जो है वो हो चुका है। तो यहाँ पर एक ट्राई जंक्शन है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर चाइना, इंडिया और भूटान का एक ट्राई जंक्शन है। तो यहाँ पे 2017 में इंडिया और चाइना के बीच में बहुत ज़्यादा टसल जो है वो हो चुकी है, लेकिन अब पिछले कुछ टाइम से चाइना जो है वो बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ एक्सपेंशनिज्म जैसी टेंडेंसीज जो है वो पोर्ट्रे कर रहा है, चाहे वो इंडिया के साथ ले वाले एरिया में हो, चाहे वो भूटान के साथ हो, चाहे वो नेपाल के कुछ विलेजेस को ऑक्यूपाई करना हो, या चाहे वो साउथ और ईस्ट चाइना सी में नए आइलैंड्स को बनाना हो। तो इस तरह से चाइना इस वक्त 10 से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ जो बाउंड्री डिस्प्यूट में उलझा हुआ है, और उसी का एक पार्ट है कि अब वो डिस्प्यूट भूटान तक भी पहुंच गया है। भूटान और चाइना के बीच में कोई भी फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, लेकिन इन्होंने 1984 से लेकर 2016 तक करीब 24 राउंड्स ऑफ बाउंड्री टॉक्स किए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन दोनों ही कंट्रीज़ में किसी भी तरह के फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं हैं। दैट मीन्स दोनों ही कंट्रीज़ में एक दूसरे की एम्बेसीज या हाई कमीशंस नहीं हैं। और ये जो टॉक्स हुई थी 24 राउंड्स ऑफ टॉक्स, ये फोकस थी नॉर्थ और वेस्ट भूटान रीजन्स पर, यानी कि नॉर्दर्न रीजन और वेस्टर्न रीजन पर। इसमें ईस्टर्न रीजन के डिस्प्यूट की कहीं कोई बात नहीं की गई, इसलिए भूटान का ये कहना है कि ईस्टर्न रीजन कभी भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं रहा। सो ईस्टर्न भूटान वाज नेवर अ पार्ट ऑफ द टॉक्स। लेकिन ये जो साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये पहली बार चाइना ने एज अ डिस्प्यूट इसको उठाया है, इसलिए एक कॉज ऑफ कंसर्न है। इसी से रिलेटेड हमारा एक एडिटोरियल है जो आज के द हिंदू के मेन एडिटोरियल पेज पर आया है। सो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नीमू विलेज विजिट किया है। नीमू विलेज इज़ इन ले, ये एक लद्दाख यूटी में आता है। सो लद्दाख यूटी की जो कैपिटल है दैट इज़ ले, और ये जो नीमू विलेज है ये इंडस रिवर के किनारे पर बसा हुआ है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ले इज़ अ विलेज लोकेटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख ऑन द बैंक्स ऑफ द इंडस रिवर। तो जो इंडस रिवर है वो ले टाउन के बीच से होकर गुजरती है, और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहाँ के सोल्जर्स को एड्रेस किया और 3 जो मैसेजेस हैं वो अंडरलाइन किए। तीनों के जो ऑडियंस थे वो अलग अलग थे। सबसे पहला मैसेज था एक्सपेंशनिज्म के अगेंस्ट। एक्सपेंशनिज्म या इसको विस्तारवाद भी कहेंगे। सो एक्सपेंशनिज्म का जो कनेक्शन है वो मिस्टर मोदी ने कॉलोनियलिज्म के साथ जोड़ा। कॉलोनियलिज्म जो कि 18th 19th और 20th सेंचुरी में पूरे वर्ल्ड में जो यूरोपियन पावर्स थी, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल, इन सभी पावर्स ने पूरे वर्ल्ड में
अलग अलग जगह पर जाकर अपनी अपनी कॉलोनीज़ बनाई। तो उस कॉलोनियलिज्म के साथ एक्सपेंशनिज्म को मिस्टर मोदी ने जोड़ा। चाइना का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि ये एक्सपेंशनिज्म का एरा नहीं है, दिस इज़ नॉट द एरा ऑफ एक्सपेंशनिज्म, दिस इज़ द एरा ऑफ डेवलपमेंट। तो उन्होंने इनडायरेक्टली ये सिग्नल दिया चाइना को, और ये सिग्नल रिसीव भी हुआ, क्योंकि चाइना की जो एम्बेसी है न्यू दिल्ली में, उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन इशू की कि हम कोई एक्सपेंशनिज्म की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम तो अपनी ही जो राइटफुल टेरिटरी है उसको क्लेम कर रहे हैं। सो दैट मीन्स even though the name of China was not taken, but the message was well received by China. इसके साथ ही मिस्टर मोदी ने चाइना को ये याद भी दिलाया कि चाइना एक ऐसी कंट्री है जो खुद एक्सपेंशनिज्म और कॉलोनियलिज्म की विक्टिम या शिकार रह चुकी है, इसलिए उसे खुद इस तरह का ट्रीटमेंट जो है वो शोभा नहीं देता। तो जो पहला मैसेज था दैट दिस इज़ नॉट द एरा ऑफ एक्सपेंशनिज्म, दिस इज़ द एरा ऑफ डेवलपमेंट, ये मैसेज जो था ये टारगेटेड था चाइना की तरफ। सेकेंडली जो दूसरा मैसेज था वो था इंडिया के डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए। सो इंडिया के डोमेस्टिक ऑडियंस यानी कि इंडियंस, इनके लिए जो मैसेज था वो ये था दैट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर गोइंग टू बी द मेन डिफेंसेस ऑफ इंडिया इन एनी सच एक्सपेंशनिज्म। तो जब भी कोई कंट्री इंडिया के ऊपर अपनी आंख उठाएगी या इंडिया को एक्वायर करने के लिए आगे बढ़ेगी, तो हम खुद को कैसे स्ट्रेंथन करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेन हब्स रखकर इससे जो है वो इंस्पिरेशन लेंगे, और यही दो ऐसे टूल्स हैं जिसकी वजह से हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और खुद को बड़ा बना सकते हैं। सो दिस वाज मैसेज डायरेक्टली एम्ड एट द डोमेस्टिक ऑडियंस, द इंडियंस, कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए, ताकि जो देश है वो ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप हो पाए, और ताकि किसी भी तरह की एक्सपेंशनिस्ट पावर हमारी तरफ अपनी आंख उठाकर ना देख सके। सो चाइना के एक्सपेंशनिज्म और ब्रिटेन के एक्सपेंशनिज्म को कंपेयर करते हुए मिस्टर मोदी ने ये कहा कि आज अगर कोई कंट्री इंडिया पे आंख उठाकर देख पा रही है तो उसका एक मेन रीज़न ये है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं थे, और हमने उस कंट्री को इकोनॉमिकली इतना बड़ा बनने दिया कि आज वो कंट्री हमारी ही बाउंड्री को हथियाने के बारे में सोच रही है। तो इसलिए उन्होंने इंडियंस को ये मैसेज दिया कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, और हमें आत्मनिर्भर या सेल्फ डिपेंडेंट बनने पर भी ध्यान देना है। सो आत्मनिर्भर भारत, जो कि एक स्कीम या एक एजेंडा लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो भी इसी पर बेस्ड है कि अगर हम खुद इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट और इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनेंगे तो कोई भी दूसरी कंट्री हमारे ऊपर नज़र नहीं रख सकेगी। तीसरा मैसेज जो प्राइम मिनिस्टर ने दिया वो था सोल्जर्स के लिए। जो पिछले दिनों गालवान वैली में क्लैशेस हुए जिसमें 20 इंडियन सोल्जर्स की जान गई, उनमें उन सभी सोल्जर्स को प्रेज़ करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो हमेशा से ही दुश्मनों से लोहा लेती रही हैं, चाहे वो जितनी भी वॉर्स इंडिया ने आज तक लड़ी हैं उसमें इंडिया ने हमेशा ही इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने हमेशा ही अपने बल का और अपने संयम का परिचय दिया है। तो यही मैसेज उन्होंने वहाँ पे भी दिया कि जो एनिमी कंट्रीज़ हैं या जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो इंडिया की पेशेंस को इसकी वीकनेस ना समझें, हमारे संयम को हमारी कमज़ोरी ना समझें। और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्म्ड फोर्सेस इन द वर्ल्ड, और हम पहले वार नहीं करते, लेकिन अगर कोई हम पर वार करे तो हम उसका जवाब देना अच्छे से जानते हैं। तो ये 3 अलग अलग ऑडियंस पे टारगेटेड 3 अलग अलग मैसेजेस प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिए, और ये बहुत ही एक अच्छे टाइम पे, बहुत ही अप्रोप्रिएट टाइम पे ये विज़िट उनकी ले में रही। इसी के साथ रिलेटेड एक और आर्टिकल हमारा जो आर्टिकल पेज पे आया है, दैट इज़ बाय मिस्टर आत्मन एम त्रिवेदी, और उन्होंने इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने के लिए कहा है ताकि हम चाइना को काउंटर कर सकें। तो पिछले आर्टिकल वाले जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए इस आर्टिकल में ये ऑथर ने ये आर्ग्यू किया है कि सबसे ज़्यादा जो एक रीज़न है चाइना के इतना डोमिनेंट होने का वो है उनकी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो इंडिया को भी वो ट्रांसफॉर्मेशन जो उसने 1991 में शुरू की थी उसे पूरा करना चाहिए। 1991 में इंडिया ने LPG रिफॉर्म्स शुरू किए थे, जिसे कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इससे पहले जो इंडिया है वो अपनी कॉलोनियल लेगेसी में ही जी रहा था, कॉलोनियल जो ओवरहैंग था उसी में जी रहा था, इसलिए इंडिया ने अपना एक्सटर्नल सेक्टर बाहर की कंट्रीज़ के लिए बंद किया हुआ था और मल्टीनेशनल कंपनीज़ को इंडिया में आने की मनाही थी। लेकिन 1991 में जब हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते के बराबर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रह गए और हमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के पास मदद मांगने के लिए जाना पड़ा, तो उस वक्त उन
कैपिटलिस्ट इंस्टीट्यूशंस ने इंडिया पर ये दबाव बनाया कि आप अपनी इकोनॉमी को ओपन अप कीजिए, आप ग्लोबलाइजेशन कीजिए, लिबरलाइजेशन कीजिए और प्राइवेटाइजेशन अलाउ कीजिए, तभी हम आपको ये पर्टिकुलर लोन या सैंक्शंस देने के लिए तैयार होंगे। तो उस टाइम पे 1991 में हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर PV नरसिम्हा राव, एंड ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बिकॉज ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। और उस टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इन दोनों ने मिलकर उस टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी को ओपन अप किया। तो अगर इकोनॉमी को ओपन अप करने से पहले और बाद में इंडिया और चाइना का कंपैरिजन किया जाए तो 1987 में चाइना और इंडिया की जो नॉमिनल GDP है वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के बराबर थी। लेकिन अगर उससे 30 साल बाद यानी कि 2019 में हम देखें तो चाइना की जो GDP है वो इंडिया से 5 गुना बड़ी है। चाइनाज GDP इज़ 5 टाइम्स दैट ऑफ इंडिया। और चाइना की जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो पिछले साल इंडिया की मिलिट्री स्पेंडिंग से 3 गुना ज़्यादा थी। तो इंडिया की जो मिलिट्री स्पेंडिंग है पिछले साल वो करीब 3.2 लाख करोड़ थी, और जो चाइना की मिलिट्री स्पेंडिंग है वो 10 लाख करोड़ के करीब थी। तो इससे हमें पता चलता है कि जो चाइना की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर चाइना बिकमिंग सच अ डोमिनेंट मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर। और उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो इंडिया का भी है, क्योंकि इंडिया चाइना का वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट रिसीवर्स है। तो इंडिया और चाइना के बीच अगर हम ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो इंडिया और चाइना का ट्रेड डेफिसिट इज़ समवेयर अराउंड $50 बिलियन। तो $50 बिलियन हमारा एवरेज हर साल का ट्रेड डेफिसिट है। इसका मतलब हम चाइना से अगर $100 बिलियन का सामान इंपोर्ट करते हैं तो हम उन्हें सिर्फ $50 बिलियन का सामान ही एक्सपोर्ट कर पाते हैं, जिससे कि ओवरऑल हम $50 बिलियन के घाटे में जाते हैं हर साल। तो इसकी वजह से चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली प्रॉस्परस हो चुका है। और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने का एक मेजर रीज़न है कॉस्ट एफिशिएंसी। तो वो कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको स्टेट सपोर्ट है, इस वजह से चाइनीज़ गुड्स इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। लेकिन जो ऑथर है वो हमें इस टाइम पे जो सलाह दे रहा है वो है टू फोकस ऑन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, टू फोकस ऑन सेल्फ रिलायंस, टू इंक्रीज़ एक्सपोर्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये सब चीज़ों पे ऑथर हमें फोकस करने के लिए कह रहे हैं। अगर हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करेंगे तो हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को कम इंपोर्ट करेंगे, जिससे कि हमारी सेल्फ रिलायंस इंप्रूव होगी। और ये ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करना शुरू कर दिया है। तो पिछले कुछ महीनों में हमने अपना ट्रेड डेफिसिट जो है वो $7 बिलियन कम कर लिया है। तो हम ऑलरेडी 43 to 44 बिलियन के इक्विवेलेंट ट्रेड डेफिसिट पर आ गए हैं। और धीरे धीरे करते करते इस ऑथर का ये कहना है कि हम इस ट्रेड डेफिसिट को अगर ट्रेड सरप्लस की तरफ ले जाएं, या अगर सरप्लस ना सही अगर हम इस डेफिसिट को ड्रास्टिकली कम कर सकें तो चाइना का जो एक स्टेक है इंडिया में वो कम हो जाएगा, और चाइना एक इकोनॉमिक पिंच को फील करेगा, चाहे वो बहुत कम ही सही, लेकिन उससे इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनने में बहुत हेल्प मिलेगी। इसके लिए बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिन पर फोकस किया जा सकता है, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर, या फिर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो कि दवाइयों में कुछ इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट इंडस्ट्री में भी चाइना ने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है। चाइना की जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं और चाइना की जो मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, उन्होंने इंडिया में बहुत ज़्यादा अपनी जो फुटप्रिंट है उसको बना लिया है। लेकिन इनको दूर करने के लिए इंडिया जो है वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को उसे सपोर्ट करना चाहिए, ताकि इंडिया इन सेक्टर्स में सेल्फ रिलायंट बने। सिमिलरली इंडिया को एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की तरफ ध्यान देना चाहिए और इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाने के लिए ध्यान देना चाहिए। और इनके लिए जो मेजर रिफॉर्म्स नेसेसरी हैं वो हैं टैक्सेशन रिफॉर्म्स, स्टेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़, स्टेबल स्टॉक मार्केट पॉलिसीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड हैसल फ्री सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम्स। तो इन सब सिस्टम्स की मदद से इंडिया जो है वो एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भी इम्प्रूव कर सकता है और इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो ऑथर एक ये भी एग्जांपल देते हैं, जैसे इंडिया ने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से खुद को बाहर रखा। तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एक 16 कंट्रीज़ की इकोनॉमिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिससे इंडिया ने बैकआउट कर लिया। इसमें 10 आसियान कंट्रीज़ और उसके अलावा इंडिया, चाइना,
जापान, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने होना था, लेकिन इन 16 कंट्रीज़ में से इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को ज्वाइन नहीं किया, और पिछले साल नवंबर दिसंबर में इंडिया ने आरसीईपी ज्वाइन करने से मना कर दिया। तो अब ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है इसमें सिर्फ 15 कंट्रीज़ हैं और इंडिया इसमें नहीं है। उसका मेजर रीज़न ये था कि इंडिया के ज़्यादातर सेक्टर्स जो थे वो आरसीईपी ज्वाइन करने की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाते और इंडिया के डोमेस्टिक सेक्टर को उससे बहुत नुकसान होता, क्योंकि इन सभी कंट्रीज़ के जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं वो अपना सारा सामान इंडिया में लाकर डंप कर देते या भर देते, जिससे इंडिया की डोमेस्टिक सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा उसको नुकसान होता। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट सेक्टर्स हैं वो होते एग्रीकल्चर, इंपोर्ट और डेयरी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत ज़्यादा इंडिया का जो डोमेस्टिक सेक्टर है वो इम्पैक्ट होता। तो उस टाइम पे इंडिया ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक डिसीजन लिया और आरसीईपी से खुद को बाहर रखा। तो इस तरह के डिसीजंस अगर इंडिया अब लेता है तो ये और भी ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, क्योंकि चाहे ये ग्लोबल जो थिंकर्स हैं उनकी थिंकिंग के अगेंस्ट जाएं, चाहे हम डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त ये समय की डिमांड है और हमें इस वक्त ये स्टेप्स लेने चाहिए, ऐसा ऑथर का कहना है। ऑथर ये भी कहते हैं कि जो चाइना है वो इस वक्त अंडर प्रेशर है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से पूरे वर्ल्ड में उसकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमेज बनी हुई है, और ऑलरेडी पिछले 1-2 साल से चाइना का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर्स चल रही हैं, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे पर टैरिफ को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही हैं, और इस वजह से चाइना ऑलरेडी इकोनॉमिक स्ट्रेन के अंडर है। तो ऐसे में अगर इंडिया खुद को स्ट्रेंथन करता है और सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ता है तो उससे 2 फ़ायदे होंगे। पहला, इंडिया चाइना के किसी भी तरह के एक्सपेंशनिज्म से बच सकता है, और दूसरा, इंडिया अगर खुद इकोनॉमिकली डेवलप्ड होगा तो उससे आने वाले टाइम में इस तरह के किसी भी पैंडमिक से उसे जो है बचाव करने में हेल्प मिलेगी। और अगर इंडिया इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा तो चाइना जैसी कंट्रीज़ दोबारा से उसके ऊपर एक्सपेंशनिस्ट जो एस्पिरेशंस हैं उन्हें नहीं डाल सकेगी। उसके बाद ये एक न्यूज़ है जो आज के फ्रंट पेज पे है। वैक्सीन ट्रायल्स टेक 6 to 9 months, ये कहा है WHO की चीफ साइंटिस्ट मिस सौम्या स्वामीनाथन ने। इन्होंने कहा है कि एक वैक्सीन के ट्रायल को यूजुअली 6 से 9 महीने का टाइम लगता है कंप्लीट होने के लिए। तो एक वैक्सीन ट्रायल के कुल 3 फेजेस होते हैं। तो अब जब उनसे पूछा गया कि क्या तीसरे फेज़ को जो है वो बाईपास किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो जो वैक्सीन है उसे आने में कम से कम 1 साल का टाइम लगेगा, ऐसा मिस स्वामीनाथन का कहना है। और उनके अकॉर्डिंग अगले साल के एंड तक या अगले साल के मिड तक पॉजिटिवली एक वैक्सीन जो है वो एक्सपेक्ट की जा सकती है। वहीं अगर निचली न्यूज़ में हम देखें तो इंडिया का वायरल ट्रैकर जो है वो 6,97,000 केसेस अब तक दिखा चुका है, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है इट इज़ नाउ द 3rd मोस्ट इन्फेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया में अब 3rd सबसे ज़्यादा इन्फेक्शंस हैं। फर्स्ट नंबर पर आती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरे नंबर पर आती है ब्राज़ील। सो इंडिया में कुल 6,97,000 यानी कि करीब 7 लाख इन्फेक्शंस हैं, लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि इसमें से 4.5 लाख के करीब इन्फेक्शंस जो हैं वो क्योर की जा चुकी हैं। कुछ स्टेट्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जैसे कि हरियाणा अच्छा परफॉर्म कर रही है, सिमिलरली दिल्ली भी कुछ हद तक ठीक परफॉर्म कर रही है, लेकिन ज़्यादातर स्टेट्स में अभी भी केसेस बढ़ ही रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका। ये 3 स्टेट्स हैं जिनमें जो वायरल लोड है वो सबसे ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा केसेस इन पर्टिकुलर स्टेट्स में आ रहे हैं। तो इसी कंटेक्स्ट में इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने एक लेटर इशू किया था। उनके एजेंसी हेड मिस्टर बलराम भार्गव ने डॉक्टर्स को एक लेटर इशू किया था पिछले हफ्ते, जिसमें उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त तक एक वैक्सीन जो है वो तैयार हो जानी चाहिए। तो इस लेटर का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, क्योंकि साइंटिफिक फ्रेटर्निटी ने ये कहा कि वैक्सीन डेवलपमेंट का प्रोसेस एक नेचुरल प्रोसेस है और इसको एक टाइम से जल्दी या हेस्टन नहीं किया जा सकता, इसलिए इस लेटर का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। तो इस कंटेक्स्ट में ये एडिटोरियल जो है आया है और इसमें ये बताया गया है कि एक वैक्सीन जो होती है उसका मैकेनिज़्म क्या होता है और क्यों उसे डेवलप करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। सबसे पहले समझते हैं कि वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन एक लाइव वायरस होता है। तो एक वायरस को एक बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, तो उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ही ज़्यादा मेजर्ड होनी चाहिए। अगर वो क्वांटिटी एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगी तो वो उस इंसान को उस वायरस से इन्फेक्ट कर देगी, और अगर वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से कम होगी तो उसका कोई असर ही नहीं होगा। तो एक बहुत ही पर्टिकुलर क्वांटिटी में उसको देना पड़ता है ताकि
वो ना तो उस इंसान को इन्फेक्ट करे और ना ही वो इनफेक्टिव रह जाए। तो उसका एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में देने का पर्पज़ ये होता है कि वो इंसान के अंदर कुछ पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़ को जनरेट करे, ताकि वो एंटीबॉडीज़ उस इंसान को उस वायरस को होने से बचा सकें। तो इसकी क्वांटिटी जो है ये इसकी पहली हर्डल है। सेकंड नंबर पे जो इसकी हर्डल आती है दैट इज़ द एफिकेसी ऑफ द ड्रग और वैक्सीन। तो इसकी एफिकेसी को इस्टेब्लिश कर पाना बहुत मुश्किल होता है। एफिकेसी मतलब उस ड्रग की या उस वैक्सीन की कितनी एफिशिएंसी है, और इसे इस्टेब्लिश करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो क्लिनिकल ट्रायल्स करने के लिए बहुत ही डाइवर्सिफाइड ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन हमें चाहिए होता है। तो डाइवर्सिटी में अलग अलग सेक्सेस, अलग अलग रीजन्स के लोग, अलग अलग एज के और अलग जो है वो जेनेटिक वेरिएशन के लोगों को और अलग अलग रेसिस के लोगों को इसमें क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए लिया जाता है, ताकि उस ड्रग की प्रॉपर एफिशिएंसी जांची जा सके। और इस प्रोसेस को करने के लिए कम से कम 6 से 9 महीने का टाइम लग जाता है। तो इन सभी हर्डल्स को पार करने के बाद एक पर्टिकुलर ड्रग जो है वो तैयार होती है, या एक पर्टिकुलर वैक्सीन जो है वो तैयार होती है। तो ऐसी वैक्सीन्स को तैयार करने के लिए पूरे वर्ल्ड में करीब 20 से 25 बहुत ही रिलायबल प्रोग्राम्स या रिसर्चेस जो हैं वो चल रहे हैं, लेकिन उन सब ने ये दावा किया है कि हमने एक बहुत ही एफिकेशियस वैक्सीन बना ली है। लेकिन जब तक क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हो जाते तब तक उनमें से किसी भी ड्रग की एफिकेसी को जांचना या उसे एस्टैब्लिश कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए अभी तक के लिए जो वर्ल्ड मेडिकल कम्युनिटी है वो बहुत सारे शॉर्टकट्स के ऊपर जा रही है, जैसे कि रेमडेसिविर और फेविपिराविर। ये दो इस तरह के ड्रग्स हैं जो अभी के लिए कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। इसके अलावा एक प्लाज्मा थेरेपी भी है जो कहीं कहीं यूज़ की जा रही है। लेकिन ये सारी ही थेरेपीज़ ऑल्दो ये कुछ हद तक प्रूव कर पाई हैं कि इन्होंने कोविड-19 के केसेस को या इन्फेक्शन रेट को कम किया है, लेकिन ये कुछ भी इन तीनों में से कोई भी ड्रग जो है वो क्लिनिकल ट्रायल के थ्रू नहीं गुजरी है। और ये जो प्लाज्मा का प्रोसेस भी है ये भी सिर्फ कुछ केसेस में ही पॉजिटिव पाया गया है, सारे केसेस में नहीं। इसलिए इस पूरे आर्टिकल में यही डिस्कस किया गया है कि आईसीएमआर की जो चिट्ठी है जिसका क्रिटिसिज्म हुआ है उससे हमें लेसन लेते हुए ये सीखना चाहिए कि वैक्सीन की डेवलपमेंट में किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करते हुए हमें क्लिनिकल ट्रायल्स को प्रॉपरली कंडक्ट करना चाहिए। और ऑल्दो इस तरह की ड्रग्स या इस तरह के प्रोसीजर्स जो हैं उन्हें हम अभी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एक नॉर्म नहीं बना देना चाहिए। क्लिनिकल ट्रायल्स तक वेट करनी चाहिए। और डेफिनेटली जो ह्यूमन मेडिकल साइंसेज में इतनी ज़्यादा हमने तरक्की कर ली है कि पॉजिटिवली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और बाय द मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर हम एक इफेक्टिव वैक्सीन को पा ही लेंगे, यही इस आर्टिकल में बताया गया है। उसके बाद एक एडिटोरियल है, इंडिया मस्ट नॉट कास्ट एंकर इन एनरिका लेक्सी। तो ये एक रिसेंटली इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ऑन लॉ ऑफ द सीज ने एक वर्डिक्ट दिया है। तो ये इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ऑन लॉ ऑफ द सीज एक ट्राइब्यूनल है जो कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज के अंडर एस्टैब्लिश किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये केस क्या है। तो 2012 में 2 इटालियन मरीन्स थे जिन्होंने इंडिया के वाटर्स में अपनी बोट एंटर की। उस बोट का नाम था एनरिका लेक्सी। तो 2 इटालियन मरीन्स अपनी इटालियन बोट एनरिका लेक्सी में इंडिया के वाटर्स में आ गए। वो इंडिया के कंटिग्यूअस जोन में आ गए, वो इंडिया की केरला कोस्ट से सिर्फ 20.5 नॉटिकल माइल्स दूर थे। और वहाँ पर उन्होंने एक फिशरमैन की बोट देखी, तो उन्हें लगा कि ये पायरेट्स की बोट है, तो उन्होंने उसमें जो 2 इंडियंस थे उन दोनों को मार दिया। सो दिस वॉज ट्रीटेड एज अ केस ऑफ मर्डर बाय इंडिया। लेकिन उसी टाइम पे इटली ने इंडिया के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया कि ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का मामला है, तो क्योंकि वो इंटरनेशनल वाटर्स थे इसलिए उनका केस जो है वो इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सीज ही देखेगा। इंडिया ने उस ट्राइब्यूनल के जो वर्डिक्ट था, जो डिसीजन था, उसे रिस्पेक्ट किया और इन मरीन्स को बिना ट्रायल के 2016 में वापस इटली भेज दिया। तो इटली ने उस टाइम पे ये क्लेम किया था कि इन मरीन्स को या इन नेवी पर्सनल को इम्यूनिटी है, इसलिए इनका ट्रायल इटली में ही होना चाहिए। तो इटली और इंडिया ने ये केस जो था ये इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सीज में लड़ा और फाइनली अब इसका वर्डिक्ट या इसका डिसीजन आ गया है और वो डिसीजन इंडिया के अगेंस्ट आया है। तो उस डिसीजन में ये कहा गया है कि इंडिया को इन मरीन्स को ट्राई करने के लिए कोई भी जो है अथॉरिटी नहीं है और इन मरीन्स को इम्यूनिटी है और इसलिए इनके अगेंस्ट जो केस है वो सिर्फ इटली में ही चलाया जा सकता है।
लेकिन इस पूरे आर्टिकल में बहुत सारे इस तरह के लूप होल निकाले गए हैं कि जो कि इस पर्टिकुलर डिसीजन में ट्राइब्यूनल ने दिए हैं। तो इस ट्राइब्यूनल ने वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को आधार माना है और इसके बेस पर उन्होंने उन मरीन्स को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी है, जबकि वियना कन्वेंशन के तहत डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी सिर्फ हेड्स ऑफ स्टेट्स को या हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स को या डिप्लोमैट्स और हाई कमिश्नर्स को ही दिया जा सकता है, किसी मरीन को या किसी आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल को नहीं। इसलिए इस इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल का जो अवार्ड है वो थोड़ा सा फॉल्टी है। तो ऑथर हमें ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया को या तो इस पर्टिकुलर वर्डिक्ट के अगेंस्ट अपील करनी चाहिए या फिर उसे इटली की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना के रखना चाहिए ताकि इटली अपनी कमिटमेंट को पूरी तरह से ऑनर करे और वहाँ पर जो इन मरीन्स के ऊपर केस चलाया जाएगा उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाए, वहाँ पे प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो प्रॉपरली फॉलो हो, ताकि जो दो इंडियंस इन मरीन्स ने मारे थे उनको प्रॉपरली जस्टिस मिल सके। उसके बाद ये एक और एडिटोरियल है, री एनफ्रेंचाइज द फॉरगॉटन वोटर। ये आर्टिकल लिखा है मिस्टर CR केसवन और MV राजीव गौड़ा ने। तो ये फॉर्मर मेंबर्स हैं प्रसार भारती बोर्ड के और फॉर्मर MP और कांग्रेस पार्टी के रिसर्च डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। तो इन्होंने ये एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आज लिखा है। तो इन्होंने ये एडवोकेट किया है कि वन नेशन वन वोटर ID का कॉन्सेप्ट जो है वो होना चाहिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले इन्होंने ये आर्टिकल इसलिए लिखा है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट की है कि 65 ईयर्स से ऊपर के जो वोटर्स हैं, यानी कि जो सुपर सीनियर वोटर्स हैं, उनको पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट कास्ट करने की परमिशन दी जा रही है। और उसका रीज़न जो है, इमीडिएट जो उसका ट्रिगर है वो है कोविड-19। तो ताकि इन पर्टिकुलर सीनियर सिटीजन्स को वोटर बूथ तक ना आना पड़े, इसलिए इन्हें ये प्रोविज़न दी गई है कि ये पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो ऑथर्स हैं उनका ये आर्ग्यूमेंट है कि अगर ये प्रोविज़न सीनियर सिटीजन्स को दी जा सकती है तो यही सेम प्रोविज़न माइग्रेंट्स को क्यों नहीं दी जा सकती। तो माइग्रेंट्स क्राइसिस हमने रिसेंटली देखा इंडिया में, कोविड-19 और उसके बाद जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा माइग्रेंट्स जो थे वो दर दर भटकते रहे, अपनी स्टेट्स को वापस जाने के लिए उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो ऑथर ये कहते हैं कि 2017 के इकोनॉमिक सेंसस के अकॉर्डिंग और जो उस टाइम का जो हमारी इकोनॉमिक रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग इंडिया में कुल 14 करोड़ के करीब माइग्रेंट वर्कर्स हैं। तो इंडिया के टोटल इलेक्टोरेट में से जो कि करीब 90 करोड़ है, इसमें से जब भी लोकसभा इलेक्शंस होते हैं तो करीब 65 से 66% लोग जो हैं वो अपनी वोट कास्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें से करीब 30 करोड़ वोटर्स ऐसे हैं जो कि अपनी वोट कास्ट नहीं करते हैं। तो ऑथर्स का ये कहना है कि इसमें से 10% के करीब लोग ऐसे हैं जो कि इंटरेस्टेड ही नहीं होते अपना वोट कास्ट करने के लिए, लेकिन अगर इन्हें निकाल भी दिया जाए तो उनके अलावा करीब 20 करोड़ इस तरह के वोटर्स हैं जो अपनी वोट डालना चाहते हैं लेकिन वो डाल नहीं पाते हैं। तो ऑथर्स का ये कहना है कि इन 20 करोड़ लोगों के ऊपर इलेक्शन कमीशन को टारगेट करना चाहिए कि कैसे इन लोगों को वोट डालने के लिए एनकरेज किया जा सकता है। और इन 20 करोड़ लोगों में से मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं वो ये माइग्रेंट्स होते हैं, क्योंकि ये अपनी होम स्टेट में या अपने होम एरिया में नहीं रहते और वोटर ID कार्ड बनाने के लिए रेजिडेंस या जो आपका रेजिडेंस का प्रूफ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो क्योंकि ये माइग्रेंट्स अपनी स्टेट से दूर आकर काम करते हैं, इसलिए ये सभी के सभी माइग्रेंट्स हैं। इसमें से मेजॉरिटी ऑफ माइग्रेंट्स जो हैं, जो कि 10 करोड़ से भी ज़्यादा हैं, ये वोट नहीं डाल पाते हैं। तो जैसे ही वन नेशन वन राशन कार्ड का कॉन्सेप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, उसी तरह से वन नेशन वन वोटर ID का कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए, जो कि NRIs के लिए भी बनाने की गवर्नमेंट ने कोशिश की थी। तो पिछली लोकसभा में सरकार एक बिल लेकर आई थी जिससे कि NRIs को प्रॉक्सी वोटिंग के लिए राइट्स दिए जाने थे। हालांकि लोकसभा टाइम से पहले डिसॉल्व होने की वजह से ये लॉ जो है, ये एक्ट नहीं बन पाया था। लेकिन ऑथर्स ये कहते हैं कि अगर ऐसा लॉ NRIs के लिए लाया जा सकता है तो ऐसा ही लॉ माइग्रेंट्स के लिए क्यों नहीं लाया जा सकता। तो माइग्रेंट्स को भी वन नेशन वन वोटर ID की सुविधा जो है वो दी जानी चाहिए, ताकि वो देश में कहीं भी हों वो वहाँ से वोट जो है वो कास्ट कर सकें। इससे जो वोटर पार्टिसिपेशन है वो बढ़ेगा और जो हमारी वोटिंग परसेंटेज है वो 2/3 से बढ़कर 80 से 90% के बीच में पहुंच सकती है। प्लस इससे जो वोटर्स हैं वो री एनफ्रेंचाइज्ड फील करेंगे। तो री एनफ्रेंचाइज का मतलब है, एनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब होता है राइट्स का मिलना। तो री एनफ्रेंचाइज का मतलब है कि अगर वो वोटिंग कर सकेंगे तो उनका जो स्टेक है गवर्नमेंट में वो भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो भी इन माइग्रेंट्स के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देगी। उसके बाद एक और एडिटोरियल है
सर्च फॉर यूनिटी इन अ मोमेंट ऑफ क्राइसिस। तो इसमें मिस्टर नजीब जंग और प्रदीप के लाहिरी ने यह आर्टिकल लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरे के पूरे कोविड-19 और लॉकडाउन के दौरान कम्युनल हार्मनी के ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट हुआ है। तो इन्होंने बहुत ही क्रिटिकल आर्टिकल ये लिखा है। इसमें इन्होंने तबलीगी जमात का केस जो है वो उठाया है। तो उन्होंने ये कहा है कि इस पूरे कोविड-19 और लॉकडाउन से एक बात साफ है कि जो मुस्लिम्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अनफेयरली पर्सिक्यूट किया गया। तबलीगी जमात के इशू को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया, जिससे कि ये दिखाने की कोशिश की गई कि पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो एंटी नेशनल है और उन्होंने कोविड या कोरोना वायरस को फैलाने की कोशिश की। जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो ऑलरेडी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की वजह से बहुत ज़्यादा पर्सिक्यूटेड थी। ऐसे में तबलीगी जमात वाला इशू होने की वजह से मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो खुद को थोड़ा सा एलियनेटेड फील कर रही है। लेकिन साथ ही साथ उन ऑथर्स ने इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म का हवाला देते हुए कहा कि इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म जो है वो टॉलरेंस पे बेस्ड है और इसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुली ये दिखाया गया है कि कैसे इंडिया का जो कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा सिंक्रेटिक कल्चर है। सिंक्रेटिक कल्चर का मतलब ये है कि इंडिया जो है इट इज़ अ क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। सो बहुत सारी सिविलाइजेशन यहाँ पे पैदा हुई, चाहे वो वैदिक सिविलाइजेशन हो, बुद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो या फिर मुस्लिम और क्रिश्चियन इन्वेडर्स का यहाँ पर आना, यहाँ पर आकर बस जाना हो। तो आज की डेट में इंडिया के जो भी सिविलाइजेशन है वो इन सभी के सभी रिलीजन्स और सभी के सभी जो इन्वेडर्स या उनके यहाँ पर आकर बसने से पैदा हुई है। तो आज का जो हमारा कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा एसिमिलेटेड कल्चर है। इसलिए किसी भी तरह का रिलीजियस पर्सिक्यूशन किसी भी माइनॉरिटी या किसी भी सेक्ट या किसी भी डिनोमिनेशन के अगेंस्ट नहीं किया जाना चाहिए और हमें इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म को दोबारा से रिवाइव करना चाहिए। एंड में कंक्लूजन में ये ऑथर्स यही कहते हैं कि इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म जो है इट इज़ अंडर थ्रेट। वेरियस ऑर्गन्स ऑफ स्टेट, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो या फिर फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जो कि मीडिया है वो हो, तो इन ऑथर्स का ये कहना है कि आज की डेट में इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म हर तरफ से थ्रेट फेस कर रहा है और इंडियन लोगों को और इंडियन सिविल सोसाइटी को इसको ठीक करने के लिए कदम उठाने चाहिए। ये एक फोटोग्राफ है जो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आई है, पीएम ब्रीफ्स द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद को किसी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर ब्रीफ कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड एक इशू है जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए दैट अंडर पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 75 से लेकर 70, इनफैक्ट आर्टिकल 75 और 76 ये दो आर्टिकल्स हैं। 76 में तो और 75 में यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर कैसे प्रेसिडेंट को हर बात बताने के लिए लायबल हैं, इसके ऊपर बात की गई है। तो यहाँ पर हम रिलेशनशिप में ये समझेंगे कि प्रेसिडेंट जो हैं इनकी ये अथॉरिटी है, इनकी ये कमांड कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि वो जो भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बिजनेस है वो सारा का सारा प्रेसिडेंट से आकर शेयर करें और प्रेसिडेंट भी कोई ना कोई जो अपना एजेंडा है वो प्राइम मिनिस्टर को हाउस के सामने रखने के लिए कह सकते हैं। तो जो हमें बात यहाँ पे पता चलती है वो ये दैट प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन पार्लियामेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन वन हैंड एंड प्रेसिडेंट ऑन दी अदर हैंड। तो प्राइम मिनिस्टर जो है ये लिंक की तरह काम करते हैं पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के बीच में एंड सिमिलरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच में। सिमिलरली प्रेसिडेंट अगर कोई काम प्राइम मिनिस्टर को कहें तो उन्हें वो पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ेगा और उन्हें वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से भी डिस्कस करना पड़ेगा। सो प्राइम मिनिस्टर हियर इज एक्टिंग एज अ लिंक बिटवीन द लेजिस्लेचर एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आज के न्यूज़पेपर से आपको याद रखने हैं। चाइना के कंटेक्स्ट में चाइना की जो कैपिटल है वो बीजिंग है। चाइना के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर शी जिनपिंग और चाइना के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर ली केकियांग। भूटान भी आज न्यूज़ में रहा है। तो भूटान की जो कैपिटल है वो है थिम्पू। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक यहाँ के किंग हैं। तो आपको याद रखना है कि भूटान में कोई भी प्रेसिडेंट की पोस्ट नहीं होती है, वहाँ पे किंग सिस्टम चल रहा है और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं लोटे शेरिंग। तो वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो होता है। उत्तर प्रदेश भी आज न्यूज़ में रहा क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक गैंगस्टर को पकड़ते समय 8 यूपी के जो पुलिस वाले हैं उनकी डेथ हो गई। तो उस कंटेक्स्ट में आज एक न्यूज़ थी। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल जो है वो लखनऊ है और योगी आदित्यनाथ वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। नागालैंड भी कुछ दिन से न्यूज़ में चल रहा है। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, वहाँ के गवर्नर हैं RN रवि और वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर नेफ्यू रियो।
तो नागालैंड के गवर्नर मिस्टर RN रवि ने वहाँ के CM मिस्टर नेफ्यू रियो को एक ऑफिशियल लेटर लिख के ये वार्न किया है कि जो नागालैंड है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और उसको ठीक करने के लिए स्टेप्स उठाए जाने चाहिए। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 के अंडर स्पेशल प्रोविजंस दी गई हैं नागालैंड के गवर्नर को कि वो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड वहाँ पे कुछ स्पेशल पावर्स एंजॉय करते हैं। उसके बाद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर्स है रोम, इटली में। तो इस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एक वार्निंग इशू की है इंडिया और साउथ एशियन कंट्रीज़ को कि यहाँ पे जो लोकस्ट अटैक हो रहा है वो इससे बच के रहें, नहीं तो इसका फूड सिक्योरिटी के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है। उसके बाद वोकैबुलरी के लिए कुछ वर्ड्स हैं जो आज के न्यूज़पेपर में आपको याद रखने हैं। फर्स्ट इज़ डिमार्श। डिमार्श का मतलब होता है एक पिटीशन या फॉर्मल प्रोटेस्ट जिसे कि डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है। तो जब एक कंट्री डिप्लोमेटिकली कुछ प्रोटेस्ट करती है उसे डिमार्श कहा जाता है। तो जो लाइन है वो है थिम्पू इशूज़ डिमार्श टू बीजिंग ओवर बाउंड्री इशूज़। तो थिम्पू जो है वो भूटान की कैपिटल है और बीजिंग जो है वो चाइना की कैपिटल है। दैट मीन्स भूटान ने एक डिमार्श इशू किया है चाइना को ओवर द बाउंड्री इशू। तो जो हमने आज पहली न्यूज़ डिस्कस की उससे ये लाइन निकल कर आती है। दूसरा वर्ड है फ्रेंचाइज। तो जो हमने अभी आर्टिकल डिस्कस किया टू री एनफ्रेंचाइज द इंडियन वोटर। तो एनफ्रेंचाइज या फ्रेंचाइज का मतलब होता है अ स्पेशल राइट और प्रिविलेज स्पेशली द राइट टू वोट। तो री एनफ्रेंचाइज द फॉरगॉटन वोटर जो है वो हमने न्यूज़ डिस्कस की। तो री एनफ्रेंचाइज का मतलब कि उन्हें उनके राइट्स जो हैं वो वापस दिए जाएं। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपेंशनिज्म। सो एक्सपेंशनिज्म मीन्स विस्तारवाद, यानी कि द टेंडेंसी टू एक्सपैंड स्पेशली द टेरिटोरियल एक्सपेंशन। इसका नेगेटिव कॉनोटेशन है, ये वर्ड जो है ये नेगेटिवली परसीव किया जाता है। सो द सेंटेंस इज PM मोदी इन हिज रिसेंट विजिट टू ले सेड दैट द एरा ऑफ एक्सपेंशनिज्म इज ओवर, यानी कि विस्तारवाद का जो समय है वो खत्म हो चुका है, अब डेवलपमेंट का समय है। अनदर वर्ड इज लिम्बो। लिम्बो का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, जहां आपको पता नहीं है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। तो ये जो हेडलाइन है आज के फर्स्ट पेज पर, स्टूडेंट्स इन लिम्बो एज UGC येट टू डिसाइड ऑन फाइनल ईयर एग्जाम्स। तो कोविड-19 की वजह से UGC अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाई है कि जो फाइनल ईयर एग्जाम्स हैं वो कंडक्ट कराए जाएंगे या नहीं। देन स्लेन का मतलब होता है टू किल वायलेंटली, या जो मर चुके हैं उनको स्लेन्ड कहा जाता है। सो 2 स्लेन मिलिटेंट्स इन कश्मीर टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोविड-19। ये भी एक छोटी सी न्यूज़ है आज फ्रंट पेज पे। तो 2 जो मिलिटेंट्स मारे गए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा कश्मीर में, उनका DNA टेस्ट सैंपल किया गया और वो कोविड पॉजिटिव पाए गए। तो स्लेन मिलिटेंट्स मतलब किल्ड मिलिटेंट्स। So these are some important words in today's newspaper. So thank you everyone. This was the Hindu news analysis for 6th of July 2020. Thank you for watching.